आज सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेबस आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, क्या है। उस हिसाब से सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी आपने जो है इसकी मेरे हिसाब से तैयारी ठीक नहीं की है। जिस हिसाब से मैंने पहला क्विज़ लिया, उस हिसाब से बच्चों के मार्क्स बहुत कम है। 4-4 नंबर, 3-3 नंबर बच्चों के आए, जबकि मैंने इतना सिंपल पेपर बनाया था। इट इज़ अ वेरी सिंपल पेपर। उसके बाद 4-4, 3-3 नंबर आ रहे हैं, और ये बहुत ही बेसिक्स में था। जो हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ाई, केवल डायनेमिक विस्कोसिटी की और काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट पे 4 क्वेश्चन पूछ लिए। उसे भी बहुत से स्टूडेंट ने गलत कर दिया। तो मैंने बहुत ही सिंपल क्विज दिया था, और उसे भी स्टूडेंट नहीं कर पाए। ये स्टूडेंट्स का फेलियर है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट रहेगा, तो अगर क्विज में आप एब्सेंट हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप हमारा कोई लेक्चर नहीं देख रहे, और आपकी अटेंडेंस हम 0 काउंट करेंगे। ठीक है ना? तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें, सारे स्टूडेंट क्विज दें और सारे वीडियो प्रॉपर तरीके से देखें। अदरवाइज मैं जो अटेंडेंस काउंट होगी, जो अटेंडेंस के मार्क्स होंगे, मैं उनमें रिड्यूस करूँगा मार्क्स। ठीक है? अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आ रहा है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी इसका एक क्वेश्चन, चाहे गेट हो, चाहे इसरो हो, चाहे आईएएस हो, उसमें पूछा ही जाता है। थ्योरी से रिलेटेड और हर तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं प्रेशर मेजरमेंट। ठीक है ना? तो प्रेशर मेजरमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जिसमें इंटरव्यू से भी क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार इसरो वगैरह की इंटरव्यू में पूछा गया है कि जैसे मान ली फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव द 100 किलोपास्कल प्रेशर, देन विच डिवाइस यू विल प्रेफर। कौन सा डिवाइस आप प्रेफर करेंगे? मैनोमीटर यूज करेंगे, पीजोमीटर यूज करेंगे, या मैकेनिकल गेजेस यूज करेंगे? इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बार अभी कुछ दिन पहले ही ओएनजीसी के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपकी गैस पाइपलाइन जो आज की तारीख में अर्थ में बिछाई जा रही है, जमीन के नीचे जाती है पाइपलाइन, अगर जो आपको उसके अंदर प्रेशर आपका दिया है, उस प्रेशर को मेजर करने के लिए आप क्या कौन सा डिवाइस लगाएंगे? अगर आप मैनोमीटर लगाते हैं, तो मैनोमीटर कैसे लगाएंगे नीचे जमीन में? हम्म? मान लिया आप मैनोमीटर ऐड करते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो हाउ यू विल पुट द मैनोमीटर? तो इस तरह के क्वेश्चंस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये एक तरह का मतलब केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए केवल टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक ऐसा है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बताएगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है या नहीं पता है। आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड के प्रेशर को, फ्लूइड की डिस्चार्ज को, फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए क्या क्या डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। और उन डिवाइस की रेंज का पता होना चाहिए, उन डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, और उन्हें हैंडलिंग करना आना चाहिए। इतना आपको अलग से आना चाहिए, तब आप मतलब किसी भी इंटरव्यू या एग्जाम में सही परफॉर्म कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल भी तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम प्रेशर देखते हैं। आज हम इसमें जो भी लेक्चर रहेगा, उसमें सिर्फ एंड सिर्फ प्रेशर के बारे में बताएंगे, और कुछ डेरिवेशन हैं एक दो, उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, सिंपल, सब लोगों को पता है। प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स exerted by fluid per unit एरिया। ठीक है? तो प्रेशर क्या है कि द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। ये सब लोगों को पता है। और कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में, मतलब इंटरव्यू में बनते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एंड द स्ट्रेस। एक तो प्रेशर हो गया, ठीक है, एक हो गया स्ट्रेस, स्ट्रेस सिग्मा। ठीक? अगर जो मान लिया कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाया है ई, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो नॉर्मल फोर्स और एक आपका टेंजेंशियल फोर्स। अब आपका जो स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, या प्रेशर क्या होगा, इस तरह से की चीजें हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, प्रेशर जो है ना, जो स्ट्रेस है वो इंड्यूस होती है किसी भी सिस्टम के अंदर। जैसे ये बॉडी पे मैंने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, पी फोर्स अप्लाई किया, तो जो सीयर जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है, दैट विल डेवलप इनसाइड द बॉडी। बल्कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कोई टैंक है, इस टैंक के अंदर वाटर भरा हुआ है, या कोई बहुत बड़ा टैंक है, इसके अंदर कोई बॉडी रखी हुई है, ये वाटर ऊपर भरा हुआ है। तो प्रेशर क्या है, जो वाटर है वो प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करेगा। वाटर क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा। तो प्रेशर क्या है, किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, जबकि सीयर जो स्ट्रेस है आपकी, वो किसी बॉडी के अंदर इंड्यूस होती है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है।
जिन्हें आप याद रखें। डिफरेंसेस तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप बेसिक डिफरेंस है वो याद रखें कि द प्रेशर विल बी अप्लाइड ओवर द बॉडी एंड द स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। एंड द प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द प्रेशर। अब नॉर्मल फोर्स इसलिए लेते हैं कि प्रेशर हमेशा बॉडी के नॉर्मल ही रहता है, ठीक है ना, जो प्रेशर लगता है वो नॉर्मल ही लगता है। तो कुछ यूनिट हैं, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो लिख रखी है 1 पास्कल। हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे पास्कल में, जैसे मैं लिखूंगा 300 पास्कल, ठीक है, तो इसका मतलब है 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप ये समझ लें। कहीं कहीं आपको मिलेगा 300 किलो पास्कल, ठीक है, तो इसका मतलब है 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो आप ये ध्यान रख लें कि इसकी बेसिक यूनिट है पास्कल। उसके बाद हम इसकी थोड़ी बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पास्कल बहुत छोटी यूनिट है, तो बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं, उसमें देखो वार है, तो 1 वार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप याद करके रखेंगे, 1 बार इज इक्वल टू, थोड़ी बड़ी यूनिट है, 10⁵ पास्कल। अब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है ये आपको याद होना चाहिए। तो आप देखें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कई तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो ये 101.325 किलो पास्कल, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आपसे ये भी याद नहीं होता तो लमसम आप 100 किलो पास्कल याद कर सकते हैं, यानी 100 किलो पास्कल ये हो गया, तो इसका मतलब 10⁵ पास्कल, यानी कि 1 बार। आप इतना तो याद ही कर सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू अराउंड टू 1 बार, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर लगभग में 1 बार के बराबर होता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो आपने अभी तक प्रेशर की कितनी यूनिट पढ़ी? आपने प्रेशर की 2 यूनिट पढ़ी, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसे हम पास्कल कहते हैं, ठीक, एक बार आपने देख ली जो कि काफ़ी बड़ी यूनिट है, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रेशर देख लिया आपने, क्या है 100 किलो पास्कल या 101.325 किलो पास्कल, ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कुछ इंग्लिश सिस्टम में भी यूनिट होती हैं। पहले हम एक और देख लेते हैं, ये भी यूज़ होती है, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो इसे न्यूटन बनाने के लिए जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 9.807 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर है, इसे मीटर स्क्वायर बनाने के लिए 9.807 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यानी कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं पे भी आपको आता है तो 1 kgf पर सेंटीमीटर को रिप्लेस कर देंगे 9.807 इंटू 10⁴ पास्कल, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी एक यूनिट और होती है, इंग्लिश सिस्टम में यूज करते हैं, वो होती है पीएसआई। क्या होती है? पीएसआई। पीएसआई का मतलब है पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। ये इंग्लिश सिस्टम में यूनिट है कि क्योंकि इंग्लिश सिस्टम में क्या है, फोर्स को पाउंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका जो लेंथ मेजर करते हैं वो इंचेस में करते हैं, तो पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, ठीक है ना। तो देखो लिखा है मैंने, इंग्लिश सिस्टम यूनिट पाउंड पर स्क्वायर इंचेस, पीएसआई। तो देखो 1 याद करें, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 14.223 PSI, इसे आप याद रखेंगे। क्योंकि ये PSI इसलिए यूज होती है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ कभी भी आप किसी बाइक में या किसी कार में जब हवा भरवाने जाते हैं, तो जो वो मीटर लिए रहता है, जो छोटा सा मीटर होता है जो प्रेशर मेजर करता है, ठीक है ना, जिसे वो इंसर्ट करता है, जिसकी नोब लगी रहती है यहाँ पे, और इंसर्ट करता है, और यहाँ पे एक तरह का डायल गेज लगा रहता है, और ये आपका नीडल रहता है, तो वो प्रेशर मेजर करता है इस तरह से, ठीक है, ये यहाँ पे डायल गेज होता है। तो वो जो प्रेशर मेजर करता है दैट इज इन PSI। और आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं गाड़ी में मान ली हवा 42 डलवाता हूँ, तो 42 का मतलब है 42 PSI। क्या मतलब है? 42 PSI। अब 42 PSI का मतलब ये हुआ, लगभग में आप देखो 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर के आसपास होता है, क्योंकि ये 0.98 बार हो गया, ठीक है, और ये लगभग में 1 बार, लगभग में 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। तो अगर 42 में हवा डलवाता हूँ, तो 42 को अगर जो मैं डिवाइड करूँ 14.223 से, तो लगभग में आता है अराउंड 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 42 PSI इज इक्वल टू अराउंड इक्वल टू 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि मेरी गाड़ी में जो हवा है वो लगभग में 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। जबकि वो कितना बड़ा नंबर आपको लगता है,
42 हवा भर दो, 40 हवा भर दो, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये प्रेशर की यूनिट है जिन्हें आप अच्छे से समझ लें और एकदम माइंड में बैठा लें, इन्हें हमेशा आपको यूज करना है। इसके बाद देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिन्हें आप समझें। नंबर 1 आता है, हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर प्रेशर को मेजर करते हैं। तो प्रेशर को किस किस मतलब कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका गेज प्रेशर। क्या आता है? गेज प्रेशर। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट आप लगाएंगे, कोई प्रेशर गेज लगाएंगे, तो जो प्रेशर मेजर करेगा वो आपका प्रेशर गेज प्रेशर होगा। और दिस प्रेशर इज अबव द एटमॉस्फेयर। तो मैंने लिखा भी है यहाँ, द गेज प्रेशर इज द प्रेशर मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नोन एज द गेज प्रेशर। ठीक है। तो जो जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो अगर आप एटमॉस्फेयर में रखा है तो जीरो रीडिंग देगा, यानी कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या काउंट करके चल रहा है, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर को काउंट करके चल रहा है जीरो। अब मान ली किसी इंस्ट्रूमेंट ने, किसी प्रेशर गेज ने आपको रीडिंग दे दी, मान लिया 5 के आसपास, 5 किलो पास्कल। ठीक। अगर ये रीडिंग दे दी, तो यहाँ सीधा आप लिख सकते हैं पी गेज इज इक्वल टू प्रेशर कितना, 5 किलो पास्कल। और ये कितना है? एटमॉस्फेयर को ऐड कर एटमॉस्फेयर को छोड़ के है, एटमॉस्फेयर को हम जीरो लेके चल रहे हैं, तो ये एटमॉस्फेयर के ऊपर है। यानी कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर 100 किलो पास्कल है और ये 5 किलो पास्कल आपका इंस्ट्रूमेंट ने मेजर किया है, तो इसका मतलब है जो एब्सोलूट प्रेशर है, पी एब्सोलूट प्रेशर, वो कितना है? 105 किलो पास्कल। तब एटमॉस्फेयर प्रेशर को काउंट करके बोलेंगे। तो यहाँ मैंने यही डायग्राम देखो बनाया है। इस डायग्राम में क्या है, एक तो डेटम, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम डेटम प्रेशर भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डेटम प्रेशर। ठीक है। इस प्रेशर से ही सारे प्रेशर मेजर किए जाएंगे। और इसे एब्सोलूट वैक्यूम भी बोलते हैं और एब्सोलूट जीरो भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे एब्सोलूट प्रेशर आपका जीरो होता है। अब यहाँ से देखो, एक लाइन ड्रॉ करो आप। ये लाइन मैंने ड्रॉ की, तो ये बताएगा यहाँ से ये इतना इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर बताएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस प्रेशर से जो ऊपर आपने प्रेशर मेजर किया, जो यहाँ से यहाँ तक मेजर किया आपने, ठीक है, ये तो हो गया गेज प्रेशर। ठीक। तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया? गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर इज द प्रेशर विच इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से अबव जो प्रेशर मेजर किया है, दैट इज द गेज प्रेशर। ठीक। अब आता है एब्सोलूट प्रेशर। लिखा है द एब्सोलूट प्रेशर इज मेजर्ड फ्रॉम द डेटम प्रेशर और एब्सोलूट जीरो प्रेशर। सो एब्सोलूट प्रेशर इज द सम ऑफ द गेज प्रेशर एंड द एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, पी एब्सोलूट इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका क्या हो गया? जो आपका एब्सोलूट प्रेशर हो गया। तो जो एब्सोलूट प्रेशर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो एब्सोलूट प्रेशर अगर डायग्राम से आप देखें, तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर हो गया, दैट इज द एब्सोलूट प्रेशर। यानी कि एब्सोलूट प्रेशर क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर प्रेशर को काउंट करके करेंगे। तो पी एटमॉस्फेयर प्लस पी गेज प्रेशर। ठीक है ना। ये चीज क्लियर है? गेज प्रेशर के कौन सा प्रेशर है? द प्रेशर विच इज मेजर्ड अबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नोन एज द गेज प्रेशर। सिंपल वर्ड में, एब्सोलूट प्रेशर इज द सम ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड द गेज प्रेशर। इसके बाद एक और प्रेशर आप पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, वैक्यूम प्रेशर। तो सिंपल है ये भी, द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज नोन एज द वैक्यूम प्रेशर। ठीक है ना। तो ये आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर था, ये वाला। इससे नीचे जो आपने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द पी वैक्यूम। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? एटमॉस्फेयर। तो एब्सोलूट प्रेशर क्या हो गया आपका? यहाँ से देखो, पी वैक्यूम इज इक्वल टू क्या हो गया? पी एटमॉस्फेयर माइनस पी एब्सोलूट। ठीक। अब ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तीन चीजें, गेज प्रेशर, एब्सोलूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। ठीक। अब देखते हैं, नीचे नोट करके मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, आप याद रखें। द एटमॉस्फेयर प्रेशर एट सी लेवल एंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज 101.325 किलो पास्कल इन एसआई यूनिट, मैं बता चुका हूँ। दूसरी चीज एक और याद रखें, द एटमॉस्फेयर प्रेशर हेड इज 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जो एटमॉस्फेयर प्रेशर हेड है, वो मरकरी का 760 मिलीमीटर हेड के बराबर है। ठीक है। और अगर वाटर का जो हेड है वो 10.33 मीटर है। यानी कि अगर जो मैं मरकरी लिक्विड यूज करूं इसी एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो मरकरी की जो हाइट राइज होगी, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर। केवल 760 मिलीमीटर राइज होगी, जबकि वाटर जो है 10.33 मीटर राइज हो जाएगा।
तो मरकरी यूज करना एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर करने के लिए ज्यादा सुइटेबल है। सिंपल सी बात ये है इसमें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेशर एट ए पॉइंट, ये एक डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में आता है। तो सिंपल सी बात क्या है कि जो प्रेशर है किसी भी फ्लूइड का, चाहे वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये कोई चैनल है, ये कोई चैनल है और फ्लूइड इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक, फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो चाहे फ्लूइड कहीं पे भी फ्लो कर रहा है या रुका हुआ है, मान ली फ्लूइड ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे भरा हुआ हो, चाहे फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में हो चाहे फ्लूइड मोशन कंडीशन में हो, कि ये कह रहा है प्रेशर एट ए पॉइंट कि जो किसी पॉइंट पे फ्लूइड के प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल होगा। ठीक है, जैसे P1 P2 P3 है। तो क्या होगा कि किसी एक पॉइंट पे प्रेशर P1 इज टू P2 इज टू P3 होगा, चाहे वो फ्लूइड मोशन में हो चाहे वो स्टैटिक कंडीशन में हो। ये इसका प्रूव है। तो मैंने लिखा हुआ है द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड एंड in direction, so pressure is a scalar quantity not vector। तो जब प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल है तो इसका मतलब प्रेशर क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, एक डेरिवेशन यहाँ पे पुट किया। ये मेरी मतलब नोट्स हैं, उनसे मैंने डायरेक्ट स्कैन करके डाला। अगर किसी को कोई डाउट हो ना समझ में आए तो वो बता सकता है, तो मैं डेरिवेशन इसके ऊपर कर दूंगा। तो इन्होंने क्या किया है कि एक सिंपल सा एक बेस शेप में एक एलिमेंट लिया है। ठीक, ये एलिमेंट ले लिया इन्होंने। ये ये देखा कि इसकी थिकनेस जो है डेल्टा वाई इक्वल टू, इन्होंने यूनिटी ले ली। ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी जेड एक्सिस है। ये डिस्टेंस इसकी जेड है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स है। इन्होंने देखा कि यहाँ पे फोर्स जो है P1 लगा है, यहाँ प्रेशर P1 लगा है, यहाँ यहाँ प्रेशर P2 लगा है, और यहाँ इस सरफेस के नॉर्मल प्रेशर P3 लगा, और इसकी लेंथ L है और ये एंगल थीटा है। ये काउंट करके चल रहा है। तो देखो कि यहाँ एंगल थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा P3 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा P3 sin थीटा। तो वही इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। ये P3 लगाइए, P3 अगर इसे फोर्स में कन्वर्ट होगा तो फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स इज इक्वल टू होगा प्रेशर इंटू एरिया। क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो इस सरफेस पे देखो P1 प्रेशर लगा है तो इसका एरिया कितना हो गया, ये जो आपकी लेंथ है डेल्टा जेड इंटू इसकी विड्थ जो है डेल्टा वाई। इस वाले सरफेस पे एरिया कितना हो गया, फोर्स कितना हो गया, दूसरे वाले सरफेस पे इस वाले पे हो गया आपका P2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। इस वाले पे कितना हो गया, इस वाले पे कितना हो गया फोर्स, P3 इंटू डेल्टा वाई इंटू एल। सिंपल है ये चीजें, इन्हें मैंने रिजॉल्व कर दिया। अब ये देख रहे हैं, लेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 into the pace from the Newton's second law a force balance is the x and z direction। अब हम क्या करेंगे, x और z डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे। तो जब हमने इसके कंपोनेंट किए तो एक कंपोनेंट यहाँ डायरेक्शन डायरेक्शन में गया, ये इसे बैलेंस करेगा, और ये इधर इस डायरेक्शन में गया तो इसे बैलेंस करेगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है। अब ये एलिमेंट रुका हुआ है, ठीक है, तो देखो P1 इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू P3, ठीक है, इसका ये वाला कंपोनेंट इंटू डेल्टा वाई इंटू एल साइन थीटा, ये इक्वल हो गए। अब देखो इस वाले ट्रायंगल से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया डेल्टा जेड डिवाइड बाई एल। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू एल साइन थीटा, तो जहाँ एल साइन थीटा लिखा हुआ डेल्टा जेड लिख दो। तो जब लिख दोगे तो ये कट जाएंगे, P1 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, P3 रह जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से बाई डायरेक्शन में अप्लाई करो। जब बाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा, इसका वेट किधर लगेगा, ये नीचे। तो मैंने लिखा है ये वाला कंपोनेंट P3 नीचे की तरफ लग रहा है इंटू डेल्टा वाई इंटू एल साइन थीटा प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जो नीचे से ऊपर फोर्स लग रहा है ये P2 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। और मैंने इसमें भी रिप्लेस कर दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई एल, तो डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर दिया एल कॉस थीटा से।
तो इस ये आपका फॉर्मूला आ गया, P2 इजिकल टू P3 प्लस 1/2 रो जी इंटू डेल्टा जेड। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि अगर जो हम पॉइंट की बात करते हैं, तो ये जो ट्रायंगल है, पॉइंट तभी बनेगा जब ये श्रिंक होगा तो डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होगा। जब डेल्टा जेड टेंस टू जीरो होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या था, P2 इजिकल टू P3 प्लस हाफ रो जी इंटू डेल्टा जेड। तो ये वाला कंपोनेंट आपका जीरो हो जाएगा, तो P2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, P3। तो पहली वाली इक्वेशन में आया था P1 इजिकल टू P3, दूसरी वाली में आया P2 इजिकल टू P3, तो P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू P3। तो ये प्रूव हो गया कि किसी एक पॉइंट के ऊपर, चाहे पॉइंट रुका हुआ है या मोशन में है, जो उस पर प्रेशर होगा किसी भी डायरेक्शन में आप देखोगे, इट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है। ये आ गया, thus we conclude that the pressure at a point in a fluid has the same magnitude in all the direction। ठीक है, this results is applicable to the fluids in motion as well as fluid at rest, since pressure is a scalar not a vector quantity। ठीक है, तो कभी ये मैंने डेरिवेशन कराने के बाद ये लाइन इसलिए लिख दी है, कभी कभार आईएएस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, द प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन स्टैटिक फ्लूइड और इन डायनेमिक फ्लूइड और इन बोथ, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो चाहे फ्लूइड स्टैटिक में हो चाहे वो डायनेमिक में हो, किसी एक पॉइंट पे प्रेशर फ्लूइड में हमेशा इक्वल रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ। ये एक दूसरा डेरिवेशन है कि डेप्थ के हिसाब से कैसा वेरिएशन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली आता है, ये इंपॉर्टेंट है प्रूव करने को कभी बार। तो पहले देखते हैं थोड़ी थ्योरी इसकी। व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट द प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आर इक्वल। However, it is not true in case of vertical direction due to the gravitational force. Pressure in a fluid increase with the depth because more fluid rest on the deeper layer is balanced by increasing pressure। ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि कोई अगर टैंक है, उस टैंक के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और कोई हमारी बॉडी उसके अंदर रखी हुई है, ये तो ये कह रहे हैं प्रेशर जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इक्वल होगा, यहाँ हम कह सकते हैं P1 इजिकल टू P2 होगा। बट अगर कोई पॉइंट यहाँ है और यहाँ पॉइंट आपका 1 है और यहाँ पॉइंट आपका 2 है, ठीक है, यहाँ प्रेशर P1 होगा, यहाँ प्रेशर P2 होगा, तो P1 इज नॉट इक्वल टू P2। P1 P2 के इक्वल नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सी बात है। तो हमें ये देखना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर किस तरह से वेरी कर रहा है व्हेन द फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन। तो हमें ये देखना है कि हाउ द प्रेशर इज वेरी विद द हाइट जेड। तो हमें प्रेशर का देखना है वेरिएशन किस तरह का है। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसका डेरिवेशन है। ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ डेल्टा एक्स है, ये लेंथ डेल्टा जेड है और डेल्टा वाई हमने पहले की तरह 1 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर इसका P2 लग रहा है, यहाँ प्रेशर P1 लग रहा है, तो ये वाला जो फोर्स बन जाएगा P2 इंटू एरिया, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई मल्टीप्लाई कर दिया, P1 जो है ये फोर्स बनेगा तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई मल्टीप्लाई कर दिया, ये फोर्स बन गया और वेट नीचे लग रहा है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो टू बी कांस्टेंट ए फोर्स बैलेंस इन वर्टिकल जेड डायरेक्शन। तो फोर्स बैलेंस हम जेड डायरेक्शन में करते हैं। तो फोर्स बैलेंस जब हमने वर्टिकल डायरेक्शन में किया तो देखो P1 इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इक्वल टू P2 डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होगा, सिंपल, डब्ल्यू इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो डेंसिटी आपकी रो, वॉल्यूम कितना है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड इंटू जी। ठीक है, तो हमने वही यहाँ पे रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया, ये सब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सब गायब हो गए, ये आ गया P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी इंटू डेल्टा जेड। तो जो प्रेशर है वो किस तरह से वेरी कर रहा है जेड के हिसाब से, यहाँ देखो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो जी डेल्टा जेड। ठीक है, तो डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस वेट डेंसिटी, रो जी क्या थी मैंने पहले ही बताया था, रो जी फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, वेट डेंसिटी इंटू एलिवेशन डिफरेंस।
तो वी कंक्लूड दैट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स in a constant density fluid is proportional to the vertical distance delta z between the points and density rho of the fluid. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई टैंक है यहाँ पे और इसमें फ्लूइड, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया, यहाँ पॉइंट आपका 2 है, यहाँ पॉइंट 1 है, और दोनों के बीच में अगर डेल्टा जेड हाइट है तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, और कितना होगा P1, तो P2 में प्लस कर दो रो जी इंटू डेल्टा जेड। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो फाइनल निकले हैं, उनका कंक्लूजन कर देते हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट प्रेशर इज लीनियरली इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। नेगेटिव साइन यहाँ ये बता रहा है कि प्रेशर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इट मीन्स द लेयर ऑफ द फ्लूइड नियर द बॉटम एक्सपीरियंस द मैक्सिमम प्रेशर। तो जो बॉटम में लेयर्स होंगी वो ज्यादा प्रेशर महसूस करेंगी। द फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड ओपन इन एटमॉस्फेयर एक्सपीरियंस द एटमॉस्फेयर प्रेशर। इनका कहना है कि जो फ्लूइड एटमॉस्फेयर में ओपन है, जिसे हम फ्री सरफेस कहेंगे, वहां पे जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। तो ये देख सकते हैं, ये डायग्राम है, ये इसका फ्री सरफेस है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर मुझे बॉटम पे प्रेशर मेजर करना है तो पी बॉटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच हाइट, सिंपल। अब ये क्या है, ये एक तरह का एब्सोल्यूट प्रेशर है जो मैंने एटमॉस्फेयर प्रेशर को काउंट करके रखा है। तो पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। अगर मुझे सिर्फ गेज प्रेशर न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि पी गेज प्रेशर क्या है, तो मैं सिर्फ रो जी एच रखूंगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मैं जीरो काउंट करूंगा। ये सिंपल है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कभी कभार एग्जाम में। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये देखो, इस तरह से एक डिफरेंट डिफरेंट शेप में कोई मतलब बर्तन है। तो ये देखो, ये यहाँ पे टैंक के शेप में है, यहाँ अलग शेप हो गई, यहाँ शेप चेंज हो गई, यहाँ शेप चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड है 1 में, 2 में, 3 में और 4 में, वो सेम फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर। लेकिन जहाँ यहाँ पांचवा जो फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे एच पॉइंट पे, वो मरकरी है। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है और जी पॉइंट है। दे ऑल आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम एलिवेशन पे है, देखो ये सेम लाइन में है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सेम फ्लूइड में है तो इन सबका प्रेशर इक्वल रहेगा, पी ए इक्वल टू पी वी, पी सी, पी डी, पी पी एफ, पी जी। वो कितना रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ लग रहा है प्लस इसकी जो हाइट है, यहाँ से आता है रो जी एच। ठीक, लेकिन ये कह रहे हैं कि दो पॉइंट और हैं, एक पॉइंट एच है और एक पॉइंट आई है। ये वाला जो पॉइंट है ये वाटर में है और ये वाला पॉइंट आपका मरकरी में है। तो वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का प्रेशर चाहे वो सेम ही हाइट पे क्यों नहीं है, चाहे वो सेम ही हाइट पे क्यों नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्यों ना हो, लेकिन पी एच इज नॉट इक्वल टू पी आई बिकॉज ऑफ दैट द फ्लूइड्स आर डिफरेंट। यहाँ मरकरी है और यहाँ आपका वाटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल कराने में इसका बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसे समझ लें। इसके बाद मैंने कुछ आगे न्यूमेरिकल कराने के लिए कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं, उन पॉइंट्स को आप समझ लें। इन ए स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर चेंज टेक्स प्लेस इन ओनली वर्टिकल डायरेक्शन बाय द पास्कल्स लॉ। ये लॉ जो मैंने बताया, P बराबर रो जी एच, इट इज नॉन एज द पास्कल्स लॉ। इफ वी आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रेशर इज इंक्रीजेस सो प्रेशर इज एडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम जब, कैसे हम आगे न्यूमेरिकल मैनोमीटर के कराएंगे, इस तरह से ट्यूब होगी मैनोमीटर की, इस तरह से ट्यूब होगी, तो कभी हम इधर से कभी उधर मूव करेंगे। ठीक है, तो कभी यहाँ से इस पॉइंट से हम यहाँ इस तरफ चलेंगे, तो क्या होगा, जब हम ऊपर चलेंगे तो माइनस करेंगे प्रेशर में से, जब हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो वही मैंने बताया, वी आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रेशर इज इंक्रीजेज सो प्रेशर इज एडेड, एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन इट इज रिड्यूसेस सो माइनस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रेशर। तो जो एग्जिस्टिंग प्रेशर है उससे माइनस करके चलेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेशर इज नॉट वेरी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो एट द सेम एलिवेशन इन सेम फ्लूइड प्रेशर इज सेम। जो कि मैंने पहले बताया कि अगर सेम फ्लूइड है और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो प्रेशर आपका सेम होगा। प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज ओनली चेंज व्हेन फ्लूइड आर डिफरेंट एट द सेम लेवल। फ्लूइड्स आर डिफरेंट एट सेम एलिवेशन। अगर डिफरेंट फ्लूइड भरे हुए हैं और अगर उनका एलिवेशन उनकी हॉरिजॉन्टल लाइन में वो मैच खा रहे हैं, तब भी प्रेशर आपका सेम नहीं होगा। ठीक है, और अगर फ्लूइड मोशन में है तब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट कर लें और आगे इन्हें अच्छे से तैयार करें, जिससे कि आगे का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से फ्लूइड मेजरिंग डिवाइसेस हैं, तो फ्लूइड मेजरिंग डिवाइसेस हम पढ़ाएंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे मैनोमीटर से रिलेटेड, तो उनमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो इस वाले वीडियो से गो थ्रू हों, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।